कंधा हटा लीजिए, गोद हटा लीजिए तो नीतीश कुमार धराशायी होकर जमीन में गिर पाएंगे, 10 फीट जमीन के नीचे चले जाएंगे। नीतीश कुमार जी का अंत सुनिश्चित है। आरजेडी जेडीयू की जो डील है उसके अकॉर्डिंग नीतीश कुमार जी को पद छोड़कर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। ये नहीं चाहते कि केंद्र सरकार की योजना बिहार में कोई सफल हो। बरौनी रिफाइनरी, जो हल्दिया का गैस पाइपलाइन, हमारा सवाल फिर से वही है, 9 साल बेमिसाल। जेडीयू वाले पूछ रहे 15 लाख आ गए, महंगाई कम गई, बेरोजगारी खत्म हो गई। ये जो मुद्दे मोदी जी लेकर आए थे, 2 करोड़ रोजगार के, 15 लाख रुपए, ये सब हो गए। 9 से पहले जब गैस सिलेंडर 400 रुपए थे, तब स्मृति ईरानी जी सड़कों पे उतर कर कहती थी महंगाई डायन खा रही है। अब महंगाई कौन खा रही है जब 1200 रुपए? देखिए, ये पर्टिकुलर रेफरेंस देने की जरूरत नहीं, आप सवाल पूछ सकते हैं और एजेंडा सेट करने की जरूरत नहीं। मुंबई नगर पालिका का बजट भी बिहार का कुल बजट से ज्यादा है। और बिहार की कुल आय कितनी है? सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए स्टेट एक्सचेकर यहां कलेक्शन हो पाता है। तो ये 2.25 लाख का बजट कहां से पास करते हो भाई? ये सब केंद्र के पैसे से। जीतन राम मांझी जी एक सीजन पॉलिटिशियन है, एक सीएम है बिहार के, और उनके बारे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा कि छोटी पार्टी, छोटी दुकान है। तो एक दलित व्यक्ति संघर्ष करके अपने मेहनत से कोई राजनीतिक दल खड़ा करता है तो वो छोटी दुकान हो जाती। कालांतर में उन्होंने रामविलास पासवान जी के रहते प्रयास किया था कि एलजेपी शामिल हो जाए। रामविलास पासवान जी नहीं रहे तो चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस के साथ उनका व्यवहार क्या रहा? कोई राजनीति में प्रतिद्वंदिता का भाव रखे, अच्छी चीज है, लेकिन कोई राजनीतिक दुश्मनी करे, उस तरह का भाव नीतीश कुमार जी ने चिराग पासवान के खिलाफ रखा। अब तो जीतन राम मांझी जी के बाहर आने के बाद साफ है कि नीतीश कुमार जी दबाव में है। लालू जी की गोद में बैठकर प्रधानमंत्री पद का दीवा स्वप्न देखे, ये कैसी बात है? क्या देश और देशवासी इतने कमजोर हो गए? किस जीरो टॉलरेंस की बात? बिहार में जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम करप्शन हैज कोलैप्स्ड। जो यहां का लॉ एंड ऑर्डर जो 2005 में हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया था, एक पार्टी के लिए, जो एनडीए के लिए बिहार में जो गवर्नेंस का एक मॉडल हमने देने की कोशिश की, सारा कोलैप्स हो गया। नीतीश कुमार जी की पूरी राजनीति सिर्फ दूसरों को और दूसरे समाज के लोगों को पिछलग्गू बनाकर, जो इनका झोला झंडा ढोए, जयकारा लगाए, तो इनकी बहुत बखूबी है। आप देखिए कि कैसे मुकेश सहनी इनके पास से चले गए, जीतन राम मांझी चले गए। अब ये लोग कह रहे हैं कि आरसीपी डमी थे। जो व्यक्ति जेएनयू से पढ़ा हो, इंटरनेशनल स्टडीज का एक्सपर्ट हो, जिसने अपनी पूरी ब्यूरोक्रेसी जो बेदाग तरीके से ब्यूरोक्रेट के तौर पर अपना कार्यभार निभाया हो, और नीतीश कुमार जी के राजनीतिक उत्थान में जिस व्यक्ति की भूमिका हो, जो जनता दल यूनाइटेड संगठन है उसके स्वरूप को जिसने खड़ा किया हो, आज आरसीपी सिंह को जेडीयू के लोग किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम सोम कृष्णा है। देखिए, बिहार में तमाम राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है। इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद जी। बहुत स्वागत है आप। कैसे हैं सर? बस बिल्कुल ठीक हूँ। मांझी जी के मंत्री बेटे का इस्तीफा होता है, इस पे भाजपा क्या कुछ विचार रखती है? देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी की राजनीति प्रेशर टैक्टिक्स वाली है और कनिंग पॉलिटिक्स है, वो क्लियर हो गया। जीतन राम मांझी जी एक सीजन पॉलिटिशियन है, एक सीएम है बिहार के, और उनके बारे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा कि छोटी पार्टी, छोटी दुकान है। तो एक दलित व्यक्ति संघर्ष करके अपने मेहनत से कोई राजनीतिक दल खड़ा करता है तो वो छोटी दुकान हो जाती। और नीतीश कुमार जी, जो जिन्होंने समता पार्टी शकुनी चौधरी जी को धोखा देकर हथियाया था, और जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव जी को झांसा देकर, धोखा देकर उन्होंने जनता दल यूनाइटेड हथिया लिया। अब अपने पॉकेट के आदमी को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अब देखिए कि ये पहला उदाहरण नहीं है जब जीतन राम मांझी जी को वो विलय का प्रेशर दे रहे थे। इससे पहले वीआईपी पार्टी के बारे में सुना गया, इससे पहले कालांतर में उन्होंने रामविलास पासवान जी के रहते प्रयास किया था कि एलजेपी शामिल हो जाए। रामविलास पासवान जी नहीं रहे
तो चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस के साथ उनका व्यवहार क्या रहा? कोई राजनीति में प्रतिद्वंदिता का भाव रखे, अच्छी चीज है, लेकिन कोई राजनीतिक दुश्मनी करे, उस तरह का भाव नीतीश कुमार जी ने चिराग पासवान के खिलाफ रखा। अब तो जीतन राम मांझी जी के बाहर आने के बाद साफ है कि नीतीश कुमार जी दबाव में है। आरजेडी से विलय होना जेडीयू का तय है और नीतीश कुमार जी का गद्दी छोड़कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना भी तय है। ये आरजेडी जेडीयू की डील है महागठबंधन सरकार बनने के बाद। अब नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि जितनी पार्टियां हैं, एलाइज है, वो उनमें शामिल हो जाए, उसके बाद आरजेडी से विलय वो करने की पृष्ठभूमि तैयार करें तो उनकी भी हैसियत बनी रहे। तो इसी की कवायद थी। लेकिन अब इस आडंबर में नीतीश कुमार जी बड़ी भूमिका बना रहे हैं, हाइपोथेसिस रच रहे हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपोजिशन यूनिटी करना चाहते हैं। अब अपोजिशन यूनिटी के लिए क्या चाहिए भाई? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन एजेंडा, कॉमन फेस, ये तय ही नहीं है। 2 दिन पहले ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं? अपने कार्यकर्ताओं को खुल्लम खुल्ला, पब्लिक डोमेन में वीडियो है, संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता कोई भी नीतीश कुमार पीएम होकर नारे नहीं लगाए, इससे अपोजिशन की एकता, जो विपक्षी एकता है, इस पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, ये तो इस पर नीति है ना। बाधा जब तक विपक्षी एकता, मतलब विपक्ष में जितने भी पार्टी है, सभी के मोहर नहीं लग जाते हैं, तो ये पब्लिक डोमेन में वो अगर कह ही दे तो क्या ही दिक्कत है। लेकिन कार्यकर्ता को नारे लगाने से रोकना, यह साबित करता है कि नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं। चूंकि 12 तारीख को जब कांग्रेस ने आने से इनकार कर दिया, इनकी अपोजिशन यूनिटी की बैठक नहीं हो सकी, राहुल गांधी और खड़गे जी से नीतीश कुमार जी ने लगातार बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। कांग्रेस के दूसरे और तीसरे दर्जे के नेताओं से ये मिन्नतें करते रहे कि एक बार बात हो जाए। फिर किसी तरह उन्होंने मीडिएट करके एक कॉन्सेंसस बना है। अब 23 तारीख को बैठक हो रही है। तो राहुल गांधी से डायरेक्ट बात तक नहीं करते हैं। देखिए, हमने सुना है कि नीतीश जी का फोन उन्होंने नहीं उठाया जब 12 तारीख को बैठक पोस्टपोन हुई। अब 23 तारीख को जो बैठक हो रही है, ये बहुप्रचारित जेडीयू के लोग कर रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे, खड़गे जी आएंगे और कौन कौन आएंगे। अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की जिम्मेदारी शरद पवार जी को मिली है। तो चलिए, तराजू पर मेढक तोलने की एक जो कवायद बिहार में होने जा रही है 23 तारीख को, वो भी बिहार की जनता देखेगी। तराजू पर मेढक तोला जाएगा। तराजू पर निश्चित तौर पर मेढक तोलना। हाँ, आपको क्या लगता है एकजुट नहीं हो पाएंगे ये लोग? है। देखिए, अपोजिशन यूनिटी के लिए कॉन्डिसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए। 1967 में कई राज्यों में संविध सरकारें बनी थी, संयुक्त विधायक दल की सरकार। फिर उसके बाद 1977 में जो अपोजिशन यूनिटी हुआ, 1989 में हुआ, 1991 में हुआ, ये एक परिस्थितियां थी जिस वक्त अपोजिशन यूनाइट हुआ। कभी हम इमरजेंसी के खिलाफ, कभी गैर कांग्रेसवाद का नारा 1967 में जो समाजवाद का नारा था। और उस वक्त अभी देश की परिस्थिति, जो कोविड के बाद देश उबरा है, देश के प्रधानमंत्री इतनी काबिलियत से देश चला रहे हैं और पूरा इंटरनेशनल जो एजेंसीज है, आईएमएफ है और भी जो एजेंसीज है जिनको दुनिया भर में काफी माना जाता है, वो सभी देश को एक बहुत ही परफेक्ट रेटिंग के साथ आंक रही है। नरेंद्र मोदी जी के गवर्नेंस को आंक रही। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर्स में से। कोई ऐसा अवसर हो तब माना जा सकता है। अब ऐसे में जब ऑपोजिशन के कई चेहरे हैं, सभी एस्पिरेंट हैं, अब उन एस्पिरेंट्स के बीच क्या बातें होती है, कैसे ये कॉन्सेंसस बनाएंगे। और नीतीश कुमार जी के लिए देखिए, ये कवायद प्रधानमंत्री जी का दीवा स्वप्न वो देख सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति एक भ्रष्ट पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले नेता की गोद में बैठकर, लालू जी की गोद में बैठकर प्रधानमंत्री पद का दीवा स्वप्न देखे, ये कैसी बात है? क्या देश और देशवासी इतने कमजोर हो गए कि लालू जी की गोद में बैठकर कोई देश के प्रधानमंत्री पद का सपना देखे और देशवासी उसके पीछे खड़े हो जाएंगे? ये तो पहले नीतीश कुमार जी ये तय करें कि नीतीश कुमार जी, वो तो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे नीतीश कुमार जी। किस जीरो टॉलरेंस की बात? बिहार में जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम करप्शन हैज कोलैप्स्ड।
जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो 2005 में हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया था, एक पार्टी के लिए, जो एनडीए के लिए बिहार में जो गवर्नेंस का एक मॉडल हमने देने की कोशिश की, सारा कोलैप्स हो गया। आप मुख्यमंत्री सिर्फ नहीं है जनाब, आप गृह मंत्री भी हैं। गृह मंत्री का पद पॉकेट में रखकर आप देशाटन पर निकले हैं, दीवा स्वप्न देख रहे हैं। ये वही बिहार है जहां बिहार के सभी जिलों में पीएफआई का मोडस ऑपरेंडी स्प्रेड हो गया है, और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे बचाव कर रहे हैं। आज दलितों की तमाम हत्याएं हो रही है, अति पिछड़ा समाज की हत्या हो रही है, और आप जिस तरीके से जाति का कॉकस खड़ा करके आप राजनीति करेंगे, आपने अपनी पूरी राजनीतिक जिंदगी में एक भी कुशवाहा समाज के व्यक्ति को, एक भी अति पिछड़ा और दलित समाज के व्यक्ति को नेता नहीं बनने दिया, नेतृत्व के स्तर पर उभरने नहीं दिया। नीतीश कुमार जी की पूरी राजनीति सिर्फ दूसरों को और दूसरे समाज के लोगों को पिछलग्गू बनाकर, जो इनका झोला झंडा ढोए, जयकारा लगाए, तो इनकी बहुत बखूबी है। आप देखिए कि कैसे मुकेश सहनी इनके पास से चले गए, जीतन राम मांझी चले गए, दोनों पर पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा भी चले गए। उसके बाद ये लोग विपक्षी एकता कैसे कर पाएंगे? तमाम एक एक करके सभी लोग हट रहे हैं, बड़ी पार्टियां हट रही है। एक बड़ा फेस है, वो लोग भी कभी सीएम फेस के दावेदार रहे हैं, और वो लोग साथ से हट रहे हैं और ये विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का केस तो बहुत यूनिक केस है, और कम से कम मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक प्रेक्षक के तौर पर कि उपेंद्र कुशवाहा कम से कम नीतीश कुमार और ललन सिंह से ज्यादा बेहतर, काबिल और कमिटेड समाजवादी। और उपेंद्र कुशवाहा जी को एक बार नहीं, नीतीश कुमार जी ने 3 बार चीट किया, उनके पार्टी और फ्रंट को विलय कराया, और उपेंद्र कुशवाहा जी को ठेंगा दिखाया, दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका। अब ऐसे में अब ये लोग कह रहे हैं कि आरसीपी डमी थे। जो व्यक्ति जेएनयू से पढ़ा हो, इंटरनेशनल स्टडीज का एक्सपर्ट हो, जिसने अपनी पूरी ब्यूरोक्रेसी, जो बेदाग तरीके से ब्यूरोक्रेट के तौर पर अपना कार्यभार निभाया हो, और नीतीश कुमार जी के राजनीतिक उत्थान में जिस व्यक्ति की भूमिका हो, जो जनता दल यूनाइटेड संगठन है उसके स्वरूप को जिसने खड़ा किया हो, आज आरसीपी सिंह को जेडीयू के लोग किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं? तो क्या नीतीश कुमार जी के पास कोई मंत्र है, क्या जंतर है कि अपने बूते इस मुकाम तक पहुंचे? नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के पैरासाइट हैं, ही इज अ पॉलिटिकल पैरासाइट, राजनीतिक परजीवी, जो दूसरे के कंधे पर बैठकर, दूसरों की गोद में बैठकर नेतृत्व के स्तर पर उभर सकते हैं। अब कंधा हटा लीजिए, गोद हटा लीजिए, तो नीतीश कुमार धराशायी होकर जमीन में गिर पाएंगे, 10 फीट जमीन के नीचे चले जाएंगे। नीतीश कुमार जी का अंत सुनिश्चित है। आरजेडी जेडीयू की जो डील है उसके अकॉर्डिंग नीतीश कुमार जी को पद छोड़कर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना होगा, और विलय आरजेडी में जेडीयू को करना होगा। ये जो दूसरी पार्टियों को विलय के लिए बाध्य कर रहे हैं, ये सब एक सिगुफा है। नीतीश कुमार एक प्रिपरेटरी मीटिंग कर रहे हैं ऑपोजिशन यूनिटी के नाम पर। नीतीश कुमार बेसिकली रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, नरेंद्र मोदी जी का 9 साल बेमिसाल, और जेडीयू वाले कह रहे हैं 9 साल बदहाल। क्या कुछ कहेंगे? और नीतीश कुमार जी को कम से कम ये बात तो सोचना चाहिए कि ये किसको कह रहे हैं। कोई आदमी दीपक जलाकर सूरज को रोशनी दिखा सकता है क्या? आंख दिखा सकता है क्या? नीतीश कुमार इस तरह की ही बात कर रहे हैं। अब ये बिहार का पूरा बजट कितने का होता है? 2.25 लाख करोड़। और ये तो शर्म आती है कि बृहन मुंबई नगर पालिका का बजट बिहार से बड़ा है। एक मुंबई नगर पालिका का बजट भी बिहार का कुल बजट से ज्यादा है। और बिहार की कुल आय कितनी है? सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए स्टेट एक्सचेकर यहां कलेक्शन हो पाता है। तो ये 2.25 लाख का बजट कहां से पास करते हो भाई? ये सब केंद्र के पैसे से, जीएसटी जो कलेक्ट होता है और अन्य मद में जो पैसे बिहार को कह रहे हैं केंद्र सरकार मदद ही नहीं करती है। केंद्र सरकार के भरोसे बिहार चल रहा है। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिहार का ऑलराउंड डेवलपमेंट, बिहार की जितनी जो पुल पुलिया आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट से लेकर के एम्स और दूसरे संस्थान बन रहे हैं, नीतीश कुमार बाधक बन रहे हैं। डीएमसीएच को उन्होंने कल हरबरी में कहा कि 2500 बेड का अस्पताल बनेगा।
ये कहते हैं कि 2200 बेड का, इनके कैबिनेट मीटिंग के बाद सर्कुलर जारी होता है कि 2200 बेड का, विभाग कहता है 2500 बेड का। इनके बीच तारतम्यता नहीं है। आप देखिए कि जब एनडीए की सरकार थी वही एम्स बन रहा था, अब सरकार नहीं है तो इनको एजेंडा सेट करना है कि सरकार से हमारी लड़ाई हो रही है, केंद्र सरकार से, तो डीएमसीएच को जमीन नहीं दे रहे हैं। बिहटा एयरपोर्ट को, ये एक सरफुद्दीनपुर गांव है तो उसको, एक गांव की बात है, खाली कराना है, बिहटा एयरपोर्ट में बाधक बन रहे हैं। इसी तरह से देखिए पूर्णिया के एयरपोर्ट के लिए ये नहीं चाहते कि केंद्र सरकार की योजना बिहार में कोई सफल हो। बरौनी रिफाइनरी, जो हल्दिया का गैस पाइपलाइन, हमारा सवाल फिर से वही है, 9 साल बेमिसाल। जेडीयू वाले पूछ रहे 15 लाख आ गए, महंगाई कम गई, बेरोजगारी खत्म हो गई, ये जो मुद्दे मोदी जी लेकर आए थे, 2 करोड़ रोजगार के, 15 लाख रुपए, ये सब हो गए। देखिए निश्चित तौर पर देश आगे बढ़ रहा है। कोविड की तमाम चुनौतियों के बीच देश आज जिस मुकाम पर है, हमने कहा इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने भी देश को आंकने का काम किया है। चुनौतियां देश के सामने रही है और ये कई बातें जो है उसको राजनीतिक दल जो विपक्ष के हैं वो एक तकिया कलाम के तौर पर यूज कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ऑल गवर्नेंस देखें, सिक्योरिटी सेफ्टी देखें, और बिहार का तो मैं आर्थिक हालात बता रहा हूं। ये विपक्ष को आप छोड़ दीजिए, जनता के बीच में जाइएगा तो 9 साल बेमिसाल में क्या क्या गिनवाइएगा? देखिए बहुत सारे बात हैं जो ऑलराउंड डेवलपमेंट का सवाल है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिहार में हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जितने इनिशिएटिव्स हुए हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स जितनी मजबूती से और जितने अच्छे तरह से वो लोगों के बीच पहुंचा है, और देखिए जीरो लीकेज है, जो सोशल वेलफेयर किसान सम्मान निधि, ये कितना बड़ा हेल्प है। कोविड की चुनौतियों के दौर में हम कंप्लीट 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश अकेला प्रदेश रहा है। जो गरीब कल्याण योजना के तहत जो मुफ्त खाद्यान्न योजना, भाई साहब 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से मुफ्त खाद्यान्न योजना चलाई जा रही है। हमने किसी को भूखे नहीं मरने दिया, और तमाम कोविड की चुनौती कम लग रही है क्या? ये कितनी बड़ी चुनौती थी, देश कैसे निपट रहा है। आज देखिए आर्थिक चुनौतियां हैं, जब ग्लोबल डेफिसिट हो तो देश निश्चित तौर पर आर्थिक इकोनॉमिक प्रेशर तो झेलेगा ही, लेकिन उससे उबरने के लिए देश क्या कुछ कर रहा है। देश की आर्थिक हालात जो है उसकी नींव कमजोर नहीं पड़ी है, हम मजबूती से उसको फेस कर रहे हैं, तमाम चुनौतियों से निपट रहे हैं। हम कई सारी योजनाओं को बहुत अच्छे तरीके से फलीभूत करने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन हम उसको आने वाले समय के अंतराल में निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। देश के जनमानस के उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे और देश निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा और हर तरह के विकास के आयाम पूरे होंगे। हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार का हमने तो बताया, बिहार की बात हम करेंगे, लेकिन जो 3 मुख्य मुद्दे चल रहे हैं उस पर हम आते हैं। पहला, 2 करोड़ रोजगार हर साल, उस पर क्या बोलते हैं? देखिए कोविड के कारण निश्चित तौर पर पिछले 2-3 साल हैम्पर हुए, लेकिन अब रोजगार को लेकर के जिस तरीके से इनिशिएटिव हुआ है, इसको हम एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम फुलफिल करने की ओर बढ़ गए। चुनाव से पहले जब गैस सिलेंडर 400 रुपए थे, तब स्मृति ईरानी जी सड़कों पे उतर कर कहती थी महंगाई डायन खा रही है। अब महंगाई कौन खा रही है जब 1200 रुपए? देखिए ये पर्टिकुलर रेफरेंस देने की जरूरत नहीं, आप सवाल पूछ सकते हैं और एजेंडा सेट करने की जरूरत नहीं। मेरा स्पष्ट मानना है कि देखिए जो डेफिसिट है उसको पूरा करने में महंगाई बढ़ी है, लेकिन कंपैरेटिव जो ग्लोबल डेफिसिट देखें उसके मुकाबले भारत सस्टेन कर रहा है, उसमें सब्सिडी भी दी जा रही है और ज्यादा सब्सिडी देने की योजना है, इसको पूरा किया जाएगा समय के अंतराल। महंगाई पे क्या कुछ कहें? महंगाई पे तो हमने कहा कि समय के अंतराल में देश को जो राहत देनी चाहिए, जो गरीब कल्याण योजना और अन्य योजनाओं से जो गरीबों को राहत देनी चाहिए वो दी जा रही है, और इसको एग्जैक्ट मनी वैल्यू के टर्म में कि इसका रेट इतना था, इसका रेट इतना हुआ, उस तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक इश्यूज एक लार्जर इशू है, इसको कलेक्टिव एसेंस और इथोस के साथ पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। ये रेट की इसका दाम इतना था, इसका दाम इतना था करके नहीं देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था को ऐसे अगर समझना चाहते हैं तो ये गंभीर बहस और लंबी बहस होगी, इस पर बात हम कर सकते हैं, लेकिन ये कोई सवाल का उत्तर नहीं हो सकता है। आप अगर
रेट से पूछ रहे हैं तो वो ऐसी बात, इसका जवाब फिलहाल देना मुश्किल है। लेकिन ये निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमने महंगाई को काउंटर करने की कोशिश की है वो बहुत ही काबिल तारीफ। चलिए ठीक है, चलते चलते आपने जो एजेंडा वाली बात कही है उसको मैं क्लियर करते चल रहा हूं, क्योंकि देखिए हमारा काम है सवाल करना, चाहे आप पक्ष में हो विपक्ष में हो, प्रश्न तो काउंटर ही होंगे। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।